ओके, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या समझना है, हमको कुछ कंपोनेंट समझने हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? हेरिडिटी, राइट, एंड इवोल्यूशन। तो चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट है हेरिडिटी और एक पार्ट है इवोल्यूशन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द हेरिडिटी, राइट, हेरिडिटी की जब आप बात करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? यू आर डीलिंग विद द जेनेटिक्स। आप किससे डील कर रहे हो? जेनेटिक्स से डील कर रहे हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले कि इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, राइट, इवोल्यूशन क्या है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, ह्यूमन इवोल्यूशन और डार्विन थियरी एंड स्पीशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स? तो ये कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। और ये डीएनए के अंदर कौन कैरी करता है गाइस? ये डीएनए के अंदर कैरी करता है जीन्स। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी? हम सबको पता है, हम इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो याद रखना, हम इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, राइट। हम अपने मम्मी डैडी को रिसेंबल करते हैं क्योंकि उनका जो फिजिकल, उनके जो मेंटल कैरेक्टर्स है, राइट, उनका जो फिनोटाइप है, मतलब बाहर का पूरा, हम एक्सप्रेशन की बात करें, एवरीथिंग, वो हमको क्या मिला है? विरासत में मिला है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट। द ट्रांसफर ऑफ द फिजिकल एंड द मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी इज टर्म्ड एज इनहेरिटेंस। और उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो जब आप डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हो, राइट, जो वॉटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किया था, राइट, तो उसमें क्या होता है? वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट। द डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है? आपका बीच में ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, राइट, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और ये टाइटली कॉइल्ड रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या होते हैं? जैसे हो गया एडिनाइन, थायमिन, गुआनिन, राइट। एंड बाद में फिर आपका यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए, साइटोसिन हो गया इन केस ऑफ डीएनए, राइट। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या क्या आता है डीएनए में? अगर आप कंपोनेंट देखो तो डीएनए के अंदर कंपोनेंट क्या है आपका? ए, टी, जी, सी, ये हो गया आपका डीएनए में, ये हो गया आपका डीएनए में। आरएनए के बारे में बात करूं तो आरएनए में क्या आएगा आपका? सेम ऐसा रहेगा, ए, सिर्फ टी की जगह पे क्या आएगा? यू, राइट। और जी, जी रहेगा और सी, सी रहेगा, बस। तो ये होता है, इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, राइट। इनको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। जो डायग्राम में बोलते हैं ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीएनए में नॉर्मली क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये होते हैं इन डीएनए। एडेनाइन इन केस ऑफ थायमिन, इन केस ऑफ थायमिन वो क्या होता है? यूरासिल होता है। किधर? आरएनए में, राइट। और गुआनिन और साइटोसिन। तो अभी अगर मैं डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो डीएनए मॉलिक्यूल को मैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये हम क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज जब डीएनए का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उस स्ट्रक्चर में सेकेंड पोजिशन पे एच ए ओ एच नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है, इसके लिए मैं इसको क्या बोलता हूं? डीऑक्सी, मतलब ऑक्सी नहीं है। शुगर कौन सा है? राइबोस शुगर। मिलता कहां पे? न्यूक्लियस में, इसके लिए न्यूक्लिक, बराबर। और कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये था अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और ये सबको अगर हम मिलाएंगे, राइट, तो हमको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बताया आपको क्या होता है? एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो अगर हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें, राइट, तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, राइट, क्योंकि हम सब चीज डीप में पढ़ रहे, राइट, तो डीप में पढ़ रहे तो हमको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। तो हमको पता है कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे ट्रांसफर होते हैं? वाया जीन्स, राइट। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि नॉर्मली क्या होता है? आपका पेरेंट्स और ये हो गया ऑफस्प्रिंग, इसके बीच में जो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है आपका? थ्रू द जीन्स, थ्रू द जीन्स। और
ये चीज अगर आज हम लोग बात करें, आज जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उनके फादर कौन थे जिन्होंने स्टार्ट किया एक्चुअली जेनेटिक्स को? जोहान ग्रेगर मेंडल, ही इज ए पाइनियर। क्यों? बिकॉज इन्होंने 3 लॉ दिए, राइट, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। उसके हिसाब से उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। तो अराउंड पीरियड 1886 उन्होंने, उनको बहुत टाइम लगा रिसर्च करने के लिए और उन्होंने एक्चुअली हेरिडिटी के बारे में बताया, राइट। और फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे जैसे यूगो डी व्रेस हो गए, बराबर, जिसने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में स्टडी किया। फिर 1902 में वॉल्टर एंड सटन ने कुछ ऑब्जर्व किया क्रोमोसोम्स को, राइट, किसके सेल में? ग्रास ऊपर के, राइट। तब जाके थोड़ा, ये सब वो साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपको डीपली स्टडी नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड में काइंड ऑफ बोलते हैं ना, एमसीक्यू टाइप पूछ सकते हैं, राइट, पूछ सकते कि यूगो डी व्रेस ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो म्यूटेशन के बारे में थ्योरी दी थी। म्यूटेशन क्या हम आगे देखेंगे, राइट। फिर 1886 में किसने रिसर्च किया था? ग्रेगोर जोहान मेंडल। वो कौन थे? वो पायनियर थे, मतलब उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स की जो नींव उन्होंने रखी थी, समझ रहा है। और आप देखते हो 1986 की बात करो, 1902, इतने साल तक किसी को जीन्स के बारे में पता भी नहीं था। बीच में मेंडल ने लॉ देने के बाद वॉल्टर एंड सूटन वे द फर्स्ट साइंटिस्ट आप बोल सकते हो जिन्होंने एक्चुअली क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। उन्होंने सेल्स को देखा ग्रास ऊपर के, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोसोम्स है वो पैड क्रोमोसोम्स है। तब तक ये बात किसी को पता नहीं थी। फिर द रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है, तो सबके मन में क्वेश्चन था कि ऐसा क्या है, राइट, ऐसा क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ, ऐसा क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो जाता है, राइट, वो कैसे जाता है? जो कैरेक्टर से हमने बोल दिया भाई जीन्स से जा रहा है, हमको पता है वो डीएनए से जाता है, बट उस टाइम पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आया, ये जा रहा तो जा रहा कैसे है? अंडरस्टूड? वो चीज हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? सो तो research was started in the direction of finding the nature of the genetic material because no one was knowing what is the actual genetic material. Or then it was understood that it is the chromosomes, right? Chromosomes. और chromosomes क्या होते हैं? When we talk about the chromosome, तो chromosome क्या होते हैं? क्रोमोसोम क्या होता है? ये होता है नॉर्मल एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, राइट। ऐसा आपको कॉइल्ड फॉर्म में मिलेगा और इसके अंदर होता है आपके डीएनए। तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए प्लस वैरायटी ऑफ प्रोटीन इज टर्म्ड एज क्रोमोसोम, राइट। तो अगर मैं देखूं तो ये कॉइल स्ट्रक्चर को अगर मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये कॉइल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा डीएनए का। और इसको क्या किया, पूरी सुई धागे जैसा क्या किया, इसको पूरी तरह से वुंड करके अराउंड रखा है। तो क्रोमोसोम क्या है सर? अब डीएनए बहुत टाइट होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में बना के रखते हैं। तब जाके आपको क्या मिलता है, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो सर कौन से प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन से है? जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा गोल गोल बना के ड्रॉ कर दिया, तो वो प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, राइट। ऐसा आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो कौन से प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होता है, ये लोग कॉइल्ड करते हैं, राइट। ये लोग क्या करते हैं, कॉइल करते हैं, एंड देन चीजें क्या होती है, आगे बढ़ती है। और इस तरह से आपको एक प्रॉपर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। सो बेसिकली क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए प्लस वैरायटी ऑफ प्रोटीन। तो फिर क्या होगा, हम लोग बात करेंगे तो ऑसवर्ल्ड, एवरी, मैकलॉयड, मैकार्टी और एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि वायरस को छोड़ के अगर हम लोग देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें वायरस को छोड़ के, तो क्या होता है सर, कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? डीएनए, राइट। क्योंकि इनमें बहुत सारे इनको क्वेश्चन थे कि डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट, लिपिड है, कि क्या है। बट इन तीनों ने क्या किया, लास्ट में उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और कोई जेनेटिक मटेरियल है क्या गाइस? नहीं। सो ये उन्होंने बताया। उसके बाद क्या था, 1961 में हम लोग देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, राइट। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जैसे हो गया फ्रैंकोस जैकब और जैक मोनार्ड, उन्होंने प्रपोज किया मॉडल कि प्रोटीन बनता कैसे, राइट। प्रोटीन बनता कैसे विद द हेल्प ऑफ द डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। तो लोगों को बहुत एक काइंड ऑफ बोलते ना, क्लियर नहीं हो रही थी चीजें कि ठीक है डीएनए तो है, बट लोगों को ये नहीं क्लियर हो रहा था कि प्रोटीन बनता कैसे बॉडी में। तो 1961 में जो फ्रेंच जेनेटिसिस्ट थे, राइट, उनका नाम क्या था, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया प्रोटीन सिंथेसिस का,
और उन्होंने बताया कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या हुआ, बहुत सारे जो जेनेटिक कोड से जो हिडन थे बायोलॉजी में, हम धीरे धीरे उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए। और देन आज हम लोग जो बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से हमने 9th में पढ़ा था उसको, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कि हम लोग किस तरह से हम लोग क्या करते, चीजें बनाते, हम डीएनए के अंदर क्या करते, चेंजेस करते, हमको जो जीन चाहिए, हमें जो जीन चाहिए, जैसे ये मेरा डीएनए है, राइट, और इसके अंदर समझो इंसुलिन बनाने वाला जीन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, और मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें उसके अंदर समझो ब्लू कलर का एक जीन है, तो मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। मैं एक लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा और इंसुलिन बनेगा। तो ये कैसे हो पा रहा था, बिकॉज ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने 9th में पढ़ा था, राइट, जो आज बहुत जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बड़ा सा वास्ट स्कोप है। तो नॉर्मली ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कोई इतना डीपली समझाता नहीं गाइस, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमको चीजें पढ़ना है, ऊपर ऊपर से चीजें नहीं पढ़ना है। तो द साइंस ऑफ द हेरिडिटी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, हमको डायग्नोस कर पाते, ट्रीटमेंट कर पाते। अगर मुझे डीएनए के हर एक जीन्स के बारे में आइडिया है, अगर मैं डीएनए के हर एक चीज के बारे में आइडिया रखता हूँ, तो मुझे क्या होगा, उस जीन से जो प्रोटीन बनता है, जो हम देखेंगे आगे कैसा बनता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर मेरे बॉडी में कोई भी डिजीज और डिसऑर्डर है, तो मैं देखूंगा कि कौन से प्रोटीन की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर वो प्रोटीन में प्रॉब्लम है, तो उस जीन में प्रॉब्लम है। अगर उस जीन में प्रॉब्लम है, तो डीएनए के उस हिस्सों को मैं क्या कर सकता हूँ, करेक्ट कर सकता हूँ, राइट। इससे क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है, और बहुत सारे जो हाइब्रिड वैरायटीज है एनिमल और प्लांट के, वो भी क्या हो सकते हैं, हम लोग इसमें ऐड करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं सेंट्रल डॉगमा के बारे में बात करूं, राइट, ये अगर लास्ट लाइन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ पे, कि जो डीएनए है, राइट, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, राइट, अंडरस्टूड। तो दिस वॉज अबाउट द लास्ट वाला पार्ट, कि भाई कि अगर मुझे मेरे बॉडी में कोई डिजीज है, राइट, तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि उसका कौन से प्रोटीन से उसका नाता है, और उस प्रोटीन के बारे में आइडिया चलेगा तो मुझे उसके आरएनए ग्रुप के बारे में पता चलेगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, राइट। और अगर उस आरएनए को मैं अगर डिकोड करते जाऊंगा, तो मुझे डीएनए के बारे में पता चलेगा। बट डीएनए क्या बनाता है, कि आरएनए, डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है, बराबर, एक सीक्वेंस होता है, राइट। और वो सीक्वेंस किस में होता है गाइस, वो सीक्वेंस होता है जीन में, वो सीक्वेंस होता है जीन में। सो इस तरह से क्या होता है, हमको उस जीन के बारे में आइडिया मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस एंड द हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी। तो बेसिकली याद क्या रखना है, कि जो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जो ग्रेगोर जोहान मेंडल थे, वो पाइनियर है मॉडर्न जेनेटिक्स के, राइट। उन्होंने 1886 में ये चीज स्टार्ट किया। उन्होंने मतलब बताया कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि उस टाइम पे जीन्स नहीं बोलते थे, वो फैक्टर बोलते थे। बाद में फिर 1901 में ह्यूगो डिवरेस ने म्यूटेशन थ्योरी दी, राइट। उसके बाद 1902 में वॉल्टर सटन ने उन्होंने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। हमने ये देखा क्रोमोसोम्स क्या है, हमने ये देखा कि डीएनए प्लस प्रोटीन जब जुड़ते हैं तो क्रोमोसोम बनता है, राइट। तो रिसर्चर्स ने बहुत सारी स्टडी की, राइट। तो लास्ट में किसने बताया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सबका नेचर, सबका एक कंसर्न यही था कि जेनेटिक मटेरियल है तो कौन सा है सर, राइट। एंड देन दे अंडरस्टूड कि सर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए है। और ये प्रूफ किसने किया गाइस, अगर बोर्ड में पूछा तो किसने प्रूफ किया, एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी, ऐसे याद रखना, राइट। 3 साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बोला कि अगर हम लोग वायरस को छोड़ दे तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, बिकॉज वायरस के केस के अंदर डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या तो आरएनए भी हो सकता है, राइट। बट बाकी केस में क्या होता है, ओनली डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने इनहेरिटेंस देखा, राइट। इनहेरिटेंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो 9th का एक रिवीजन था, हमने वो सब देखा। फिर सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, कि सर डीएनए से आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन मतलब क्या, जो एमआरएनए बोलते हैं हम लोग, क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक आपको सबको क्लियर है एवरीवन, ठीक है, डन, थैंक यू।